बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा बच्चों, ये अब आपका PHY 101 आपको बेटे तमाम इंशाल्लाह ताला जो भी आपके मैथ फिज़िक्स स्टैट से रिलेटेड किसी भी कोड की कोई चीज़ है ना, उसका फुल फ्लेज पेपर मिलेगा। लेकिन उसके कम अज़ कम जो है ना, कम अज़ कम 2 पार्ट्स MCQs के होंगे, ज़्यादा भी हो सकते हैं। इसी तरह कम अज़ कम 2 पार्ट शॉर्ट के हो सकते हैं, ज़्यादा भी हो सकते हैं। इसी तरह 2 पार्ट लॉन्ग के होंगे, ज़्यादा भी हो सकते हैं। लेकिन उनसे बाहर पाकिस्तान के किसी भी बच्चे का इंशाल्लाह ताला पेपर नहीं आएगा, क्योंकि इतने वो कॉम्प्रिहेंसिव होंगे। ठीक है, मुझे बेटे सब पता है कि आप लोगों के पेपर 10 तारीख को शुरू होने हैं, उससे पहले हर चीज़ आ रही है, क्योंकि मैं इस तरह हवा में नहीं चीज़ देता हूँ आपको। ये परमानेंट एक ऐसा नॉलेज आप लोगों का बनेगा कि जो आप कल को किसी को डील भी करना पड़ा ये सब्जेक्ट तो कॉन्फिडेंटली कर लोगे। ये बेटे मैंने, क्योंकि बच्चों की वर्चुअल की तो ना कोई फिज़िकल, वर्चुअल यूनिवर्सिटी वाले के स्टूडेंट्स की ना तो कोई फिज़िकल एकेडमी है। ठीक है, ऑनलाइन अगर होगी तो 1-2 हैं वर्किंग कर रही हैं। अभी मैंने स्टार्ट किया है, ठीक है, MA मुदस्सिर अवान वर्चुअल एजुकेशनल सिस्टम के नाम से। इसमें मैं लाइव क्लासें लेता हूँ जूम पर। ठीक है जी, तो ये 2 नंबर है मेरे, 0309406082 या 0315456082। ठीक है, इसके ऊपर व्हाट्सएप ग्रुप भी बने हुए हैं, लड़के और लड़कियों के अलग है। अगर कोई ज्वाइन करना चाहता है, ठीक है, तो व्हाट्सएप ग्रुप जो होता है, इसका व्हाट्सएप ग्रुप जो है वो सेपरेट है, गर्ल्स के लिए अलग है और बॉयज़ के लिए अलग है, और ये कॉन्फिडेंशियल है, सारे अलग अलग है, ये भी सेपरेट ये भी सेपरेट। तो कोई उसमें आना चाहता है तो उसकी मर्ज़ी, वो ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है जी। अच्छा जी, अब है आपके पास इसमें 2000 रुपये फ़ीस है मिड से पहले पर मंथ, यानी 1000 पर मंथ है और 1000 बाद। इसमें मैथ स्टैट इकनॉमिक्स और फिज़िक्स अभी मैं डील कर रहा हूँ। होपफुली मिड के बाद फाइनल्स के लिए कंप्यूटर और इंग्लिश के टीचर भी इंशाल्लाह ताला उनको भी ऑन बोर्ड में ले लूँगा। तो आप लोगों ने अगर उसके अंदर भी कोचिंग लेनी होगी तो वो पूरी एकेडमी है, इसके फॉर्म वगैरह ऑनलाइन है। ठीक है, बाकी ब्रोशर है और बस बहुत सारी चीज़ें हैं, वो भी मैं आपको मुहैया कर दूँगा। ठीक है, लेकिन पहले आप व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर कांटेक्ट कर लीजिए इस नंबर के ऊपर। लड़कों और लड़कियों के अलग अलग ग्रुप है, मैं फिर बता रहा हूँ। अच्छा जी, PHY 101 पार्ट 1 है ये, MCQs। कहता है दी वैल्यू ऑफ के, ठीक है, इन कूलम्स लॉ डिपेंड्स ऑन, किसके ऊपर, के की वैल्यू की बात वो कर रहा है। अब ये याद रखना है, के की जो वैल्यू होती है वो ये है, F=1/K Q1 Q2/R² होती है। ठीक है, ये इसकी बात कर रहा है। तो के जो होता है आपके पास, सॉरी ये 1/K लिख दिया मैंने, यहाँ के आएगा। ठीक है, तो के की अपनी वैल्यू आगे क्या होती है, वो होती है 1/4πε0। ठीक है, 4 और पाई है तो कांस्टेंट चीज़ें होगी ना। ε0 से क्या मुराद है, ε0 मीडियम होता है। अब नॉट का मतलब है कि जब चार्जेस के दरमियान में कोई भी मीडियम नहीं है, यानी स्पेस है सिर्फ, उसकी वो बात करता है। तो क्या होना, ठीक है, उसके लिए आप इसको देख सकते हो यहाँ पर। ठीक है, ये फोर्स होती है इसकी कूलम की, के Q1 Q2/R²। तो अगर तो वो सवाल उसका ये होता, ये 2 तरह से सवाल बनते हैं कि F किस पे डिवाइड करता है। तो F तो भाई इस F के लिए तो फिर मीडियम भी होना था, डिस्टेंस भी होना था और मैग्नीट्यूड, फिर तो ऑल ऑफ दीज होना था। अगर वो K की जगह यहाँ क्या लिखा होता F, यानी द वैल्यू ऑफ F इन कूलम्स लॉ, तो फिर ये इसके अंदर ये तीनों इसके ऑप्शन होने थे। अब वो कह रहा है K की वैल्यू, तो K की वैल्यू तो ये होती है 4πε0। ये जो ε0 है ये शो करता है मीडियम के लिए। अब मीडियम नॉट जब लगा हुआ है तो इसका मतलब अब मीडियम कोई भी नहीं, यानी एयर है। ठीक है, वैक्यूम वगैरह। आई बात समझ में। तो फिर भी जो आपके पास होता है कि आपके पास ये चार्ज है ना, एक फ़र्ज़ करो ये Q1 है और ये क्या है Q2। अब इसके दरमियान कोई स्पेस नहीं है तो के की वैल्यू कुछ होगी। अगर इसके दरमियान आपने कोई पेपर रख दिया तो वो वैल्यू कम हो जाती है। तो इस तरह ये मामलात बनते हैं, क्योंकि रुकावट जो बन जाती है। ठीक है, इसको डाई इलेक्ट्रिक भी कहते हैं। ये जो है ना, ये इसको क्या कहते हैं, डाई इलेक्ट्रिक। ये नॉट लगने की वजह से इसका मतलब है कि कोई भी मीडियम नहीं, यानी एयर है खाली, इसकी मैं बात कर रहा हूँ। वैसे इसको लिखा जाता है ε0। ठीक है, वो ε0 इसके साथ बाद का टीचर मल्टीप्लाई भी यूँ करके लिख देते हैं कि 1/4π ε0 इंटू ε0 भी लिख देते हैं। तो अभी के लिए बहरहाल इसका है मीडियम बिटवीन है चार्जेस। आगे वो कहता है दी लॉ ऑफ इनर्शिया इज़ आल्सो कॉल्ड, लॉ ऑफ इनर्शिया का दूसरा नाम क्या, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। तो लॉ ऑफ इनर्शिया है क्या, ठीक है, इनर्शिया क्या कहते हैं, ठीक है, इनर्शिया कहते हैं सेम स्टेट को। पहले ये समझ लेना इसका मतलब क्या होता है। सेम स्टेट का मतलब क्या होता है,
ठीक है, कि अगर चीज़ रेस्ट के अंदर है तब भी उसकी सेम स्टेट है, और अगर वो क्या कर रही है, ठीक है, यूनिफॉर्म मोशन में है तो तब भी उसकी स्टेट तो सेम ही है ना यूनिफॉर्म मोशन में। ठीक है, ये और ये भाई यूनिफॉर्म, ये रेस्ट का क्या, मैं जिस तरह कोई पत्थर पड़ा हुआ है ज़मीन के ऊपर रेस्ट में, ठीक है, और यूनिफॉर्म मोशन में क्या आपके पास है, आपको पता है कि ये सन है तो आपकी अर्थ क्या होती है, इसके गिर्द घूम नहीं रही होती, वो अर्थ जो होती है वो क्या करती है, यूनिफॉर्म स्पीड से मूव करे। इसीलिए तो हर 24 आवर के अंदर क्या होता है, दिन रात चेंज हो जाते हैं, डे एंड नाइट, ऐसा ही है ना। ठीक है, अगर दिन और रात को हर मरतबा 24 घंटे लगता है तो इसका मतलब ज़मीन यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रही है अपने एक्सिस के। ठीक है, ये सन जो है उसका एक्सिस है ना, उसके गिर्द घूम कर रही है। ठीक है, अगर कभी मरतबा 24 घंटे लगे, कभी 25 लग जाए, कभी 30 लग जाए, तो इसका मतलब है ये जो इसकी स्पीड है वो यूनिफॉर्म नहीं होगी। अभी क्या है, यूनिफॉर्म से आपसे कोई पूछ भी सकता है कि अगर किसी दिन 24 घंटे लगते हैं फिर 26 लग जाते हैं, यानी हफ्ते में आप समझ लो कि हर दिन क्या है डिफरेंट आवर लगे, 24 25, यानी ये मंडे को टाइम लगा जी दिन रात में तब्दीली के लिए, ये है ट्यूसडे को ये है। तो इस तरह जो आपके पास आएगी तो उस वक्त तो फिर इसकी वेलोसिटी होगी अर्थ की, ठीक है जी, वो क्या हो जाएगी, वो कांस्टेंट नहीं रहेगी, यानी यूनिफॉर्म नहीं रहेगी। ठीक है, वो कुछ भी हो सकती है, डेली बदल रही है। यहाँ पर जो है इसकी वेलोसिटी क्या है, कांस्टेंट है, जो भी हो। अब समझ आ गई। तो ये दोनों सूरतों में क्या है, हम कहेंगे ये भी इनर्शियल हालत के अंदर और ये भी इनर्शियल हालत में है। अगर वो चाहे मूव कर रही है लेकिन उसकी मूवमेंट क्या है जो हो रही है, उस मूवमेंट के अंदर कोई तब्दीली नहीं, वो यूनिफॉर्म है। इसलिए ये लॉ, इसको लॉ ऑफ इनर्शिया भी कहते हैं, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। ठीक है, एनर्शिया का खाली मतलब ये नहीं होता रेस्ट, एनर्शिया का पहले तो समझ लो सेम स्टेट होता है। ये एनर्शिया का मतलब ही गलत समझाया जाता है या समझा जाता है। ठीक है, फिर गैलीलियो ने क्या बताया था, गैलीलियो ने तो दी थी थ्योरी ऑफ मोशन ऑफ अर्थ कॉजेज दी टाइड्स। और भाई जब ज़मीन है सूरज के गिर्द जो हरकत करती है ना, उसी की वजह से जो टाइड्स है ना समंदर के अंदर वो पैदा होती है। बाज़ का तो वो कहते हैं चांद की रोशनी की वजह से भी होती है, तो मुख्तलिफ कॉजेज़ हैं। फिर आइंस्टाइन की क्या थ्योरी थी, थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, कि एक चीज़ दूसरे के लिहाज से मोशन में है, ठीक है, और एक के लिहाज से रेस्ट में है। और ये हर जगह पे उसने लगाया, खाली ये नहीं, ये आपको समझाने के लिए। थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी बहुत ब्रॉड स्पेक्ट्रम है। फिर कहता है दी सेंटर ऑफ ग्रेविटी इज़ द एवरेज लोकेशन ऑफ द डैश ऑफ एन ऑब्जेक्ट। उसका वेट जो होता है ना, ठीक है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी, देखो यार ये कोई ऑब्जेक्ट है, ये उसका सेंटर है, तो ये जो ग्रेविटी ज़मीन की है, ये ज़मीन है फ़र्ज़ करो, ये अर्थ है। ठीक है, तो इसके अंदर जो ग्रेविटी होती है उसकी वजह से ये नीचे की तरफ खींचता है ना, तो यानी अर्थ एक फोर्स इसके सेंटर पे लगाती है, तब ये इसकी तरफ खींचता है। ये नहीं होता कि अर्थ ने जो ग्रेविटी लगानी है, ठीक है, ग्रेविटेशनल फोर्स जो होती है वो अर्थ ने इधर नहीं लगानी होती, ना इधर लगानी होती, उसने सेंटर पे लगानी होती है ऑब्जेक्ट के। ये वो कह रहा है। फिर कहता है 1 रेवोल्यूशन इज इक्वल टू 2 पाई। भाई रेवोल्यूशन क्या है आपके पास है, ठीक है, ये सर्कल है, ठीक है, यहाँ से आप चलते हो, इधर से आपने मूव किया, ये घूम के दोबारा किधर, इधर ही आ गए ना, तो कितना, यहाँ पहले 0 डिग्री था या 0 रेडियन था, आप घूम के आए तो कितना हो गया, 2 पाई रेडियंस हो जाता, जिसको 360 डिग्री भी कहते हैं। ठीक है, अगर फ़र्ज़ करो वो कहता है कि हाफ रेवोल्यूशन है तो फिर पाई रेडियन है। अगर वो ये कहता है आपसे कि 1/4 सर्कल है तो फिर क्या हो जाएगा, पाई/2 हो जाएगा। और अगर वो कहता है 3/4 सर्कल है तो वो हो जाएगा 3 पाई/2 रेडियंस। कहता है वैन ए स्प्रिंग इज़ कंप्रेस्ड और स्ट्रेच इट्स पोटेंशियल एनर्जी, वो बेटे इंक्रीज़ ही होनी है। क्यों, उसकी वजह कि आप उसको फ़र्ज़ करोगे इसको खींचते हो, यानी ये आपका स्प्रिंग लगा हुआ किसी जगह पे, ठीक है, यहाँ स्प्रिंग लगा हुआ है, ये इस हालत में है। अब इसमें 2 सूरतें हैं ना आपके पास, यहाँ तो आप इसको खींचोगे यहाँ से, तो ये इस हालत में हो गया, तो जब इसकी लंबाई बढ़ गई तो वर्क डन तो हो गया ना, F/d। तो वर्क डन जो होता है वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, पोटेंशियल एनर्जी में। इसी तरह ये फ़र्ज़ करो यहाँ तक था। अब अगर इसको आप स्ट्रेच कंप्रेस करते हो तो अब इसके दबाव आ गया, अब इसके ऊपर कोई चीज़ आप रखोगे ना, तो उसको छोड़ोगे ना, इसको नीचे से बॉल ही फ़र्ज़ कर रहे हो तो वो बहुत दूर चला जाए। दोनों सूरतों के, अब इसके ऊपर बॉल रखोगे तो वो बहुत, इसको नीचे स्प्रिंग को छोड़ दोगे फ्री तो बॉल ऊपर चला जाएगा। इसका मतलब इसके अंदर एक एनर्जी आ गई थी वर्क डन की वजह, ठीक है, काइनेटिक एनर्जी। उसके बाद इसको खोल दोगे ना आप बहुत ज़्यादा, फिर इसके अंदर अपनी उंगली रखो और इसको छोड़ोगे तो आपकी उंगली के ऊपर इफेक्ट आएगा। इसका मतलब है इधर भी वर्क डन हुआ था और इधर भी वर्क डन हुआ था। आई बात समझ में। तो जब भी वर्क डन होता है तो कोई ना कोई एनर्जी जनरेट हो जाती है, ठीक है।
तो इसी वजह से वो कहता है वो जो एनर्जी जनरेट होती है उसे पोटेंशियल एनर्जी वो इंक्रीज़ ही होती है। यानी इस हालत के अंदर जो पोटेंशियल नॉर्मल हालत है, ये नॉर्मल हालत है इसकी स्प्रिंग की। ये कौन सी हालत है, इसको कहते हैं स्ट्रेच्ड। ठीक है, और ये कौन सी होती है, कंप्रेस्ड। इसके बाद आ जाओ, कहता है फोर्स ऑफ 100 न्यूटन एक्ट्स ऑन ए बॉडी फॉर 5 सेकंड, व्हाट विल बी द चेंज इन द मोमेंटम। तो चेंज इन मोमेंटम का ये फार्मूला होता है। असल में ना जो न्यूटन का लॉ आप पढ़ते हो सेकंड लॉ, वो लॉ नहीं है। सेकंड लॉ पहले न्यूटन का देख लो वो है क्या। सेकंड लॉ न्यूटन का ये कहता है द रेट ऑफ चेंज ऑफ, ये एफ इज इक्वल टू एम है, उसकी एक डिडक्शन है कब, जब मैस कांस्टेंट होता है। अदरवाइज़ ये जो स्टेटमेंट आप पढ़ते हो ना, ठीक है, ये न्यूटन का सेकंड लॉ नहीं है, उसकी स्टेटमेंट ये है द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। ये बेटे आपके साथ साथ है, शॉर्ट और लॉन्ग भी तैयार करवा रहा हूँ, एमसीक्यूज नहीं है। द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम मेरा रूल ही होता है कि एमसीक्यूज की मदद से शॉर्ट क्वेश्चन भी तैयार हो जाते हैं और लॉन्ग भी हो जाते हैं। ठीक है, चाहे इनमें से मैं कोई भी चीज़ करवाऊँ, बाकी दोनों अगर ये करवाऊँगा तो साथ ये भी कवर हो जाएंगे, ये भी हो जाएंगे। अगर ये करवाऊँगा तो साथ ये भी कवर हो जाएंगे। द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, ठीक है, इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्स अप्लाइड। ठीक है, इसकी वो बात करता है। ठीक, तो इसके लिए ये होता है, असल में वो प्रोपोर्शनल भी लिखता है, बाज़ औक़ात कहते हैं इक्वल भी लिख लेते हैं ये भी, क्योंकि इसमें साइन ऑफ प्रोपोर्शनलिटी हटाओगे तो यहाँ 1 लिख लेते हैं। ठीक है, के की वैल्यू हमने क्या ले लेती है, 1 ले लेते हैं भाई, वो साइन ऑफ के आता ही है ना, तो मैं के की वैल्यू वैसे 1 ले ली। ठीक है, अब ये जो आपके पास है ना, ठीक है, ये डेल्टा टी होता है टी माइनस 0, यानी पहला टाइम आपका 0 है, बाद का ये हो गया। तो एफ इज़ इक्वल टू क्या हो गया, डेल्टा पी ओवर टी। तो इसको इधर मल्टीप्लाई करोगे तो ये एफ इंटू क्या आ जाएगा, टी आ जाएगा, इधर क्या रह जाएगा, डेल्टा पी। इसका मतलब क्या हुआ कि चेंज इन मोमेंटम डेल्टा पी जो है वो बराबर है एफ इंटू टी के। तो एफ कितना 100 है और ये कितना 5 है, तो ये 500 क्या आ जाएगा, न्यूटन सेकेंड। ये आपके पास आ गया इसका। लाइट इज़ द यूनिट ऑफ, लाइट डिस्टेंस का यूनिट होता है। ठीक है, टाइम का यूनिट क्या लिया जाता है, सेकंड। इफ फायर एमिट्स ए टोन ऑफ 170 हर्ट्ज, इफ स्पीड ऑफ द साउंड इज 340 मीटर पर सेकंड, व्हाट इज़ द वेव लेंथ। तो वेव लेंथ के लिए फार्मूला होता है वी इज इक्वल टू एफ लैम्डा। तो लैम्डा होता है वी ओवर एफ, तो वी की वैल्यू 340 ओवर 170, तो 2 मीटर इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये 9th के क्वेश्चन है बेटे आपके। व्हेन ए बॉडी मूव्स, अच्छा एक बात याद रखना, ये अभी मैंने ईजी वाले आपके एमसीक्यूज पास पेपर में से लिए हैं। इसके बाद एक और एमसीक्यूज की फ़ाइल आएगी सॉल्व, ठीक है, वो भी पास पेपर्स में से, वो 2-3 और टीचर्स में भी किया हुआ है। लेकिन बेटे हर एक का देखो, हर एक के पास डिफरेंट खुदा ने नॉलेज दी है, डिफरेंट कॉन्सेप्ट है, वे ऑफ टीचिंग डिफरेंट है। ये खुदा की खुदाई है, उसने हर एक को एक पैदा किया है। ठीक है, उसकी एबिलिटीज़ उसकी हैं, दूसरे के साथ वो ममासलत नहीं रखती हैं। एक बात याद रखना, आप कभी भी किसी टीचर को किसी पे प्रेफर नहीं कर सकते, ना मुझे ना किसी, ये रिलेटिव है, रिलेटिव टू स्टूडेंट्स है। कुछ स्टूडेंट्स के लिए मैं बेहतर हूँगा, कुछ के लिए वो बेहतर है, दैट्स इट। ठीक है, फिर कहता है व्हेन ए बॉडी मूव्स विद कांस्टेंट एक्सेलरेशन द वीटी ग्राफ इज कर्व्ड है। ये है भाई, वीटी ग्राफ ने ये बन जाना है आपका। पहले तो आपको ये पता होना चाहिए ना ग्राफ बनते हैं कौन कौन से। और भाई पहले टी और डिस्प्लेसमेंट का ग्राफ होता है, जिसको एस भी कहते हैं। एस टी ग्राफ जो होता है ना, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ जो होता है, वो क्या जनरेट करता है आपको ये पता है। फर्ज करो वो यूँ जा रहा है, तो इसने वेलोसिटी जनरेट कर देनी है, ये जो है ये वेलोसिटी बन जाती है, इससे वेलोसिटी निकलती है चेंज इन डिस्प्लेसमेंट, यानी वी इज इक्वल टू क्या होता है, डेल्टा एस ओवर डेल्टा टी, जिसको आपकी बुक में एक्स भी लिखा होता है, वो कोई मसला नहीं। ठीक हो गया। और उसके बाद अगर आप ये बनाते हो, ये टी है और ये क्या वी है, तो ये जो आपके ये कुछ किसी भी पैटर्न का बनता है, तो ये जो आपका वी टी ग्राफ होता है ये बनाता क्या है। ठीक है, वी टी ग्राफ ने एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करना होता है, चेंज इन वेलोसिटी डिवाइडेड बाय चेंज इन टाइम। आई बात समझ में। फिर इसकी मदद से ये जब बनता है ना, ये यूं बन रहा होता है। ठीक है, तो अब इसका मतलब क्या है, हर एक सेकंड चेंज की वजह से वी के अंदर सेम चेंज आ रही है, तो एक्सेलरेशन फिर कांस्टेंट हो जाता है। ठीक है, उस सूरत में क्या एक्सेलरेशन को कांस्टेंट नंबर हो जाएगा ना, तो कांस्टेंट है, फ़र्ज़ कर लो ये 2 आता है, 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आ जाता है। फिर इसका एक ग्राफ अलग से बनता है,
टाइम का और एक्सेलरेशन का ग्राफ अलग है। अब इसमें 2 वैल्यू यानी टी की वैल्यू जो मर्जी हो जाए, ठीक है, ए की वैल्यू फिक्स रहेगी 2 के ऊपर, ठीक है। तो ये इस तरह फिक्स चलती जाती है ना, 0 1 2 3 हर सेकंड क्या है, इधर तो सेम आ रही है, इन डॉट्स को मिलाओगे तो ये लाइन आ जाएगी, ठीक है। तो ये इसको कहते हैं स्ट्रेट लाइन, ठीक है बच्चे। ये को स्ट्रेट लाइन 3 तरह की होती है, एक हॉरिजेंटल है एक्स एक्सिस के, ठीक है, एक वर्टिकल है, यानी एक ये लाइन है, एक ये इस पैटर्न की भी हो सकती है, मतलब यहाँ पर ये वाई एक्सिस कह लो जिसको, या इधर ए लिया हो तो ये यूँ भी हो सकता है, ये टी है ना, ये तो ओरिजिन हो गया। फिर एक इंक्लाइंड भी होती है जिस तरह ये मैंने बनाई हुई, ये देखो ना, ये भी तो बन सकता है ना, ये सारे केसेस हैं। एक बात याद रखना, हम जो कि आदि इसके हैं नॉर्मली, क्योंकि ये यूनिफॉर्म है, लेकिन लाइफ के अंदर हर चीज़ यूनिफॉर्मली तो नहीं मूव करती है ना भाई। भाई आप गाड़ी पे जब चलते हैं तो आपकी स्पीड यूनिफॉर्म होती नहीं, ऐसा तो नहीं होता है। खुला रोड देखोगे तो मेंटल हो जाओगे, पाकिस्तानी कौम लड़के जो व्हीलिंग शुरू कर देते हैं, आई बात समझ में। इसके बाद आता है ये, खैर इसका आंसर ये कहता है दी इंटेंसिटी ऑफ साउंड यूनिट्स इज, वो डेसिबल होता है, उसके ऊपर लिखा नहीं होता DS, ठीक है, जो स्पीकर्स होते हैं उसकी बात कर रहा हूँ, उसके ऊपर DS लिखा होता है। ये कहता है इफ़ मैस ऑफ मूविंग ऑब्जेक्ट इज़ डबल्ड देन द काइनेटिक एनर्जी विल बी, तो वो 2 टाइम्स हो जाएगी, कैसे, ये ऐसे हो जाएगी। वो काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला है क्या असल में, काइनेटिक एनर्जी क्या 1/2 mv² है। इनमें से जो भी चेंज करना चाहो कर सकते हो ना। क्या उसने कहा, मैस को डबल किया, मैस को डबल किया, वेलोसिटी द मैस ऑफ द मूविंग ऑब्जेक्ट इज डबल्ड देन द काइनेटिक एनर्जी। तो डबल करने का मतलब क्या है, m की जगह क्या पुट करोगे 2m, तभी डबल होता है ना, v² उसी तरह, ठीक है। ये उसने आपको बताया हुआ है। तो इसमें काम करो ना, इस 2 को बाहर लिख लो, इस 1/2 और इनको इकट्ठा लिख लो, मल्टीप्लाई जो हो रहा है, तो ये तो दोबारा फिर काइनेटिक एनर्जी नहीं बन गई, ठीक है। आई बात समझ में, ये नई काइनेटिक एनर्जी आ गई ना, इसको प्राइम का नाम दे लो। तो ये तो पुरानी थी, जब चेंज कर दिया तो फिर तो बदल गया ना, फिर ये सिंबल तो नहीं आएगा, तो ये फिर क्या होगी, डबल्ड हो गई। तो ये इसके अंदर 2 टाइम्स लिखा जाता है। इसके बाद आता है, कहता है दी यूनिट ऑफ kg मीटर² पर सेकंड कैन बी यूज फॉर, ये एंगुलर मोमेंटम का होता है ना। तो एंगुलर मोमेंटम का पता तो होना चाहिए आपको, पहले ही होता गया, तो यूनिट तो तभी निकालोगे। एंगुलर मोमेंटम होता है MVR, M मैस के लिए है, तो मैस के यूनिट क्या यूज़ किए जाते हैं, मैस के लिए आप करते हो kg। ये क्या है, वेलोसिटी, तो वेलोसिटी के लिए क्या यूनिट्स होते हैं, मीटर पर सेकंड। और ये क्या है, रेडियस होता है, लेंथ है ना, ठीक है भाई, आर डिस्टेंस होता है ना, तो उसके लिए मीटर ही आएगा ना। तो ये हो जाएगा kg, M से मल्टीप्लाई स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। नीचे ये है तो यहाँ इसको यूँ लिख लो kg m² S की। ये बेटे पूरा डायमेंशनल एनालिसिस है, आप लोगों ने सिर्फ मैट्रिक इंटर की किताबें पढ़ी हैं ना, इसके आगे बहुत ज़्यादा कुछ है, आई बात समझ में। तो ये एंगुलर मोमेंटम हो गया। इस तरह बाकी द डायमेंशन ऑफ द जाउल, जाउल के ये डिमेंशन होते हैं, ठीक है। जाउल है क्या असल में, अब गौर से देखना, जाउल जो होता है ना, जाउल के वही हैं जो वर्क डन के हैं, ठीक है। तो वर्क किसके बराबर होता है, ठीक है, वर्क किसके बराबर होता है, F/D के। तो F जो होती है, ये तो आपके पास क्या है, फोर्स जो होती है, आपको पता तो है F किसके बराबर होता है, F बराबर होता है ना M/A के। तो ये आपके पास आ गया, D जो है वो तो डिस्टेंस चल रहा है, ठीक है। अब इसमें गौर करो, ये M जो है अलग है, ये A अलग है, ये मैस है ना आपके पास, ठीक है। A के लिए मैं लिख सकता हूँ एक्सेलरेशन क्या होता है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, ऐसा ही है। ये D जो आपके पास चल रहा है, इसके लिए तो लेंथ लिखेंगे ना हम, ये D एज इट ही चल रहा है, ठीक है। मीटर भी लिख लो, उसका कोई मसला नहीं है, यहाँ आप M भी लिख सकती हो। ये मैस है, ये है एक्सेलरेशन है, क्योंकि इसको मैं लेके आ रहा हूँ, चलो मीटर में ले आओ, डिस्टेंस ही चल रहा था, ठीक है। अब आओगे आपके पास, ये क्या मैस है, मैस की जगह M लिखते हो डायमेंशंस में, ऊपर भी M, नीचे क्या है, टाइम है, टाइम के लिए डायमेंशन T होता है, ये S² है तो T², और यहाँ क्या आ जाएगा, ये L आ जाएगा, ठीक होगी बात। तो इसको जब हल करोगे तो ये रिज़ल्ट क्या निकलेगा आपके पास, ठीक है। इसको देख लो ज़रा, अच्छा सॉरी, ये मैस नहीं है, ये मीटर है, तो ये L आ जाएगा, ये गलती हो गई, ठीक है। एक्सेलरेशन होता है मीटर, मीटर जो होती है लेंथ की यूनिट होती है, ये भी मीटर है डिस्टेंस, ठीक है, ये करेक्शन कर लो। अच्छा, ये और ये मल्टीप्लाई हो जाएंगे M/, ये और ये मल्टीप्लाई होंगे L²/T² है। अब इसको चाहे बटे के ऊपर ले जाओगे, ये हो जाएगा M/L² T⁻²। अब बात क्लियर होगी, F को हमने कन्वर्ट किया M/A को, A के आगे यूनिट ये हैं, ठीक है। ये डिस्टेंस होता है लेंथ, उसके यूनिट मीटर होते हैं।
तो अब ये तो यूनिट्स चल रहे हैं ना, ठीक है, ये मैस है, इसको याद रखना, ये लेंथ है जबकि ये एम क्या है, मैस है। तो मैस के लिए कैपिटल एम आता है, मीटर के लिए एल आएगा, एस के लिए टाइम के लिए टी आएगा, इधर भी ये मीटर है, ठीक है, ये मैस है, मैं बार बार बता रहा हूँ। तो जहाँ मैस है वहाँ एम आ जाएगा, जहाँ मीटर है वहाँ एल आ जाएगा, जहाँ सेकेंड है वहाँ टाइम आ जाएगा, इन दोनों को किया ये आ गया। तो ये इसके यूनिट बन जाएंगे एम एल स्क्वायर टी टू द पावर -2। कहता है नेट टॉर्क एक्ट्स ऑन रिजिड बॉडी ऑलवेज टेंड्स टू प्रोड्यूस। आपसे अगर मैं पूछूं रिजिड बॉडी क्या है तो आप उसको भी नहीं एक्सप्लेन कर पाओगे, ठीक है। और भाई रिजिड बॉडी ये होती है कोई भी बॉडी जिसके कोई से भी दो पॉइंट्स के दरमियान जो है डिस्टेंस हमेशा सेम रहता है। ये ए है, ये बी है, इसको जैसे मर्जी रोटेट करो, इनका डिस्टेंस सेम है। इसके मुकाबले में जो होगी, जो नॉन रिजिड बॉडी कभी ऊपर नीचे होती है, यहाँ पॉइंट है कि यहाँ पॉइंट, ठीक है, वो कभी हिल के क्या होता है, ये पॉइंट ऊपर चला जाता है, ये नीचे की तरफ आ जाता है। आई बात समझ में? ये ए बी पहले यूँ होता है ना, बाद में इसको हलाते हो तो ए बी यूँ बन जाता है, वो डिस्टेंस चेंज हो जाते। तो ये रिजिड बॉडी है। ये जब आओगे आपके पास रिजिड बॉडी कॉन्सेप्ट तब बनाऊँगा। ये नॉन रिजिड है। अब मेरी बात ध्यान से सुनी बेटे, एकेडमी का मकसद आपको ये सारा नॉलेज मैं आपको एमसीक्यूज़ में नहीं दे सकता हूँ, आप खुद भी बोर हो जाते हो। आप लोगों की तो साइकी पता नहीं अजीब बन गई हुई है कि जी बस फाइल मिले पेपर आए, बल्कि आपकी तो ख्वाहिश होती है टीचर ही पेपर दे आएँ। ऐसे ऐसे बेवकूफ़ बच्चे हैं, मैं अब आपको नाम नहीं लेता हूँ, वो मुझे ऑफ़र कर रहे होते हैं, सर जी हम आपको पैसे दें, कितने पैसे आपको दें तो हमारा पेपर तैयार है। मैंने कहा अपने पास ही पैसे रखो, जहाँ से तैयार होता वहाँ से करो जाके, ठीक है। मेरा इल्म बेटे फॉर सेल नहीं है, और ना ही मैं आप लोगों को पेपर के लिए करवा रहा हूँ। ये नॉलेज मैं आपको दे रहा हूँ कि कल को आपको खुद टीचर अगर बनना पड़ जाए तो कम से कम दुआ तो दो मुझे। आप लोगों ने मेरे इल्म का क्या नेमुल बदल मुझे देना है, कुछ भी नहीं देना आप लोगों ने। और आपकी इतला के लिए अर्ज़ है, 1 साल से अभी तक यूट्यूब के साथ मेरा एग्रीमेंट नहीं हुआ एडसेंस के साथ, क्योंकि मैं अपने मिजाज का बंदा हूँ। मैंने 140 वीडियो डिलीट कर दी, 300 बच्चों को दोनों ग्रुप्स में से ऑफ़ किया। क्यों? बच्चों को एक मैं बात की थी, बेटे वाच और पूरे करो कि जब भी आप लैपटॉप चलाओ तो एक टैब बार के अंदर मेरा चैनल ऑन करके छोड़ दो, उसको मिनिमाइज़ ना करना, ठीक है, ताकि वो साइड पे वीडियो भी चलती हुई नज़र आ रही हो, आवाज़ बंद कर दो उसकी। ये काम बच्चों से, ये पाकिस्तानी कौम, आप सारे जो देख रहे हैं, आप बहुत सारे उनमें उस ग्रुप में थे, तो आप लोगों को मैंने फिर क्या करना था बेटे कि आप छोटी सी बात नहीं पूरी कर सकते, बगैर मतलब के तो हम चलते नहीं हैं ना। चलो अच्छी बात है, लगे रहो जिसमें मैं बहरहाल इंशाल्लाह ताला, चूँकि मैंने दोनों कैंपसेस छोड़ दिए थे अपने पुराने, अब मैं एक यूनिवर्सिटी और है जहाँ से मुझे ऑफ़र है, उसके अंदर शायद मैं इनका होगा। फिर टाइम बचेगा आप लोगों के लिए वीडियो इंशाल्लाह बनाता रहूँगा, क्विज़ वगैरह के लिए और ये असाइनमेंट्स के लिए। कहता हाउ मैनी, अच्छा ये देखो द यूनिट ऑफ स्ट्रेस, अच्छा ये यहाँ पर आओ, नेट टॉर्क एक्ट्स ऑन रिजिड बॉडी ऑलवेज रोटेशनल, ठीक है भाई, रोटेशन ही होनी है ना। जब भी आपने फोर्स, लीनियर के अंदर तो ये होता है ना कि गाड़ी को फोर्स लगाते हो, ठीक है, गाड़ी को फोर्स लगाते हो लीनियर मोशन के अंदर, तो वो तो यूँ इस तरह मूव करती ना गाड़ी, इधर मूव। लेकिन अगर आप किसी चीज़ को, ये है फ़र्ज़ करो ये इधर लगाओगे फोर्स, ठीक है, तो टार्क पैदा हो जाता है, तो वो इस तरह मूव करती चीज़ें, घूमना, गोल गोल घूमना शुरू हो जाती। रोटेशनल इक्विलिब्रियम उसे कहते हैं। नेट टॉर्क की वजह से होता है, ये है कि ये होता है असल में, चलो अब समझ आ गई। रोटेशनल इक्विलिब्रियम यानी अगर एक तरफ से फोर्स ज़्यादा होगी तो ये घूम जाएगा, लेकिन अगर दोनों तरफ सेम होती तो वो क्या होता है, इक्विलिब्रियम में आ जाता है, उसको नेट टॉर्क कहते हैं। क्योंकि जिस तरह नेट नहीं होता, ए नेट नहीं पढ़ते, एफ नेट नहीं पढ़ते थे, तो ये इक्विलिब्रियम की कंडीशन, एफ नेट का मतलब क्या है, समेशन ऑफ एफ। तो ये जब ज़ीरो है तो ये जो आपके पास होता है लीनियर इक्विलिब्रियम होता है। और इसी तरह ये नेट टॉर्क जो टॉ जिसे कहते हैं, ये ज़ीरो होता है तो रोटेशनल इक्विलिब्रियम आ जाता है। द यूनिट ऑफ स्ट्रेस कैन बी रिटन एज, ये होता है न्यूटन, ठीक है, न्यूटन मीटर स्क्वायर यूँ होता है, न्यूटन फोर्स की होती है, ठीक है, मीटर स्क्वायर किसकी होती है, लेंथ की। हाउ मेनी डाटा सेलेक्ट लाइन्स आर रिक्वायर्ड टू मेक 8 इनपुट्स, तो वो 3 चाहिए होती है, क्योंकि ये फार्मूला एक होता है इसका, ठीक है, फार्मूला इसका ये है 2 की पावर n, तो ये 2 की पावर 3 हो जाएगा, तो हो जाएगा 8। कहता है एन इन इलास्टिक क्लूजन इज़ इन विच, ठीक है, वो होता है इन इलास्टिक क्लूजन जिसके अंदर क्या है, चलो बताओ चारों में से कौन सी चीज़ है, बताओ। मोमेंटम जो होता है वो कंजर्व नहीं होता, कंजर्व का मतलब होता है स्टोर रहना, सेम रहना, कंजर्व का ये मतलब होता है जो चीज़ स्टोर होती है वो सेम रहती है, सेंस ये होती है इसकी, ठीक है। तो बताओ ना भाई, इन इलास्टिक क्लूजन के अंदर क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी सेम रहती है, ठीक है, यानी काइनेटिक एनर्जी इज़ नॉट कंजर्व, चेंज हो जाती है यानी उसके अंदर, ये वो कह रहा है। उसकी रीज़न क्या होती है, पहले तो आपको ये पता होना चाहिए इलास्टिक और इन इलास्टिक इक्लूजन होता क्या है। और भाई आप देखो ना,
आप एक बॉल लेते हो, एक रबड़ बॉल और एक क्रिकेट बॉल लेते हो, आप उसको वैसे हाथ से छोड़ते हो ज़मीन की तरफ, तो टेनिस बॉल तो ज़मीन से लग के ऊपर की तरफ आ जाएगा, लेकिन जब वो आप जोड़ोगे उसको हार्ड बॉल जो क्रिकेट बॉल होती तो वो वापस पलट के नहीं आएगा। ठीक है, तो टेनिस बॉल वाला क्लूयन जो है वो क्या है आपके पास, इलास्टिक क्लूयन होता है। वो जो हार्ड बॉल वाला क्लूयन है ज़मीन के साथ वो इन इलास्टिक हो जाता है। ठीक है, तो वो कहता है उसमें काइनेटिक एनर्जी जो होती है कंजर्व नहीं होती, चेंज हो जाती है, ये वो कहना चाह रहा है। इन सिंपल हार्मोनिक मोशन द रिस्टोरिंग फोर्स मस्ट प्रोपोर्शनल टू दिस, तो वो इसके प्रोपोर्शनल होती है, हुक्स लॉ जिसे कहते हैं, एफ आर, ये प्रोपोर्शनल एक्स की होती है। अब यहाँ पर एफ आर इज इक्वल टू माइनस के क्यों लिया जाता है, क्योंकि फोर्स आप एक तरफ लगाते हो तो स्प्रिंग अंदर की तरफ डिस्प्लेस होने की कोशिश करता है, ट्राई तो उसकी यही होती है ना वापसी जाए, तो ये दोनों की डायरेक्शन अपोजिट होती है इसलिए नेगेटिव आ गया, ये साइन ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी है। आगे वो ये कहता है आपसे, ए 160 न्यूटन चाइल्ड सिट्स ऑन ए लाइट स्विंग एंड इज पुल्ड बैक एंड हेल्ड विद ए फोर्स ऑफ 100 न्यूटन, द मैग्नीट्यूड ऑफ द टेंशन, तो टेंशन के मैग्नीट्यूड का ये फार्मूला होता है, एफ एक्स हॉरिजेंटल कॉम्पोनेंट वर्टिकल कॉम्पोनेंट, तो वैल्यूज़ पुट कर दो ना इसकी, एक 160 और एक क्या है 100 है, तो इसको हल कर लोगे तो ये आपके पास रिजल्ट आ जाएगा। इसका कितना है, हॉरिजेंटल कॉम्पोनेंट कितना है 160 और वर्टिकल कितना है 100 है, इसको हल करोगे ना तो ये टोटल आंसर 189 पॉइंट मेरा ख्याल 56 है, और राउंड ऑफ करोगे तो 190, ठीक है, न्यूटन निकल आएगा। आगे बात समझ में, इसकी बात कर रहा हूँ। कहता है एन ऑब्जेक्ट अटैच टू ए मैस स्प्रिंग मेक्स 20 वाइब्रेशन इन 10 सेकंड्स, द एंगुलर फ्रीक्वेंसी, तो एंगुलर फ्रीक्वेंसी जो होती है, पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि ये इसका एक फार्मूला होता है। ठीक है, उसके बाद आपको ये टी टाइम निकालना होगा, वो होता है 20/10, यानी जितनी वाइब्रेशन है। ठीक है, 20 वाइब्रेशन है ना 10 से टी पे, उसके बाद यहाँ से आपके पास क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा, फिर एफ आपको पता 1/t होता है, तो ये 1/2 आ जाएगा, तो ये 1/2 आपने कहाँ पुट करना है, यहाँ पर एफ़ की वैल्यू 2 पाई इंटू 1/2 है, तो ये पाई रह जाएगा रेडियंस के अंदर, रेडियन पर सेकंड होता है ना सारा असल में। ठीक है, तो ये आपको पता है पाई की वैल्यू तो 3.14159, ठीक है, ये इसकी वैल्यू। आगे ये यूनिट जो है ना ये तो एंगुलर स्पीड का है ना पर सेकंड। ठीक है जी, यहाँ तक बात क्लियर हो गई है। और लास्ट के अंदर ये रह गया कि 1 माइल जो है, 1 माइल किसके बराबर होता है जी, ये आपके पास है कि 1 माइल इज इक्वल टू दिस, देन दी 55 माइल्स पर आवर विल बी, तो पहले तो ये बताना है आपने, ये आपके पास क्या है जी, पहले आपको ये पता होना चाहिए क्वेश्चन नंबर, ये लास्ट इसके बाद एक रह गया बस, कि 1 माइल की वो बात कर रहा है किसके बराबर है, 1609 मीटर्स। तो अगर मैं वैसे ही लिखूँ 55 माइल्स की मैं बात करता हूँ तो इसको मुझे 55 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और उसके बाद वो कहता है कि अगर 55 माइल्स पर आवर, पर का मतलब बटा नीचे क्या है, पर आवर का मतलब क्या, नीचे और से डिवाइड कर दो, तो इधर भी करके देख लो क्या होता है। ठीक है, लेकिन उसे क्या चाहिए, उसकी कन्वर्जन चाहिए ना, तो अब आप क्या करोगे इसके लिए। ठीक है, ये तो आर आ गया, तो अब आप क्या करो 55 इंटू 60 ये है, तो इसको कर दो 1 आर, इधर है ना पर आर का ये मतलब होता है। ठीक है, ये मीटर है और इधर मैं सेकंड कर लेता हूँ, ये 1 आर की जगह, 1 आर में कितने सेकंड्स होते हैं, 1 घंटे में 36 मिनट होते हैं और हर मिनट में 60 सेकंड, तो इसलिए 2 मरतबा करोगे तो सेकंड आ जाएगी, सारे को हल कर लोगे 25 मीटर पर सेकंड आ जाएगा, इसकी वो बात कर रही है आंसर। द स्पीड ऑफ साउंड वेव इज़ डिटर्मन्ड, क्या डिटर्मन करती, इंटेंसिटी करती, और भाई जितनी रफ्तार से आवाज़ आती है तो उतनी शिद्दत होती है उसके अंदर। ठीक है बच्चों, अब एक मरतबा इसको देख लो सारे को, वो भी दिखा देता हूँ ताकि आपका मुकम्मल हो जाए। बेटा ये वीडियो की लेंथ वगैरह का मसला नहीं होता, आपने सारी उम्र कौन सी फिज़िक्स के पेपर देने हैं, एक मरतबा अच्छी तरह तैयारी करो और पेपर दो आप लोग। और क्या चाहते हैं आप लोग कि क्या किया जाए आपके लिए, सारी उम्र तो नहीं आपने किताबें पढ़नी है ना, बस एक मरतबा ये पढ़ लिया ज़िंदगी में, दोबारा तो नहीं PHY 101 पढ़ने का मूड आपका। अगर आपका मूड VU वालों के साथ कमेटी डालने का तो वो आपका शौक़ है ना, मैंने तो आपको नॉलेज देना है। अब इस नॉलेज की बेस के ऊपर आपको चाहे किस किस्म के भी MCQs आएँ, आप बहादरी के साथ उसको हैंडल कर सकते हो, इसमें क्या है। ये एक फ़ाइल करने से भी आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि हाँ भाई ये आपके जो बज़ाहिर आपको 20-22 MCQs लग रहे हैं, तो नॉलेज तो मैंने आपको 100 MCQs का दे दिया,
अब आपने उसको यूज़ करना अपनी सेंस के मुताबिक। एक फ़ाइल और आनी है अभी, ये भाई मुझे यूट्यूब के ऊपर 3-4 जी मेजर फाइल चल रही, भाई मैं आपको उसका सलूशन ही दे दूंगा कॉन्सेप्ट के साथ। आगे आपकी मर्ज़ी है, आपने क्वेश्चन को रट्टा लगाना है, वैसे ही याद करना, वो आपके ऊपर है। ठीक है बच्चों। उसके बाद ये देख लो इसके जो पेजेस मैंने किए हैं, यहाँ से ये तो जब क्लास में आओगे तो फिर तुम्हें नॉलेज मिलना है और कॉन्सेप्ट मिलने हैं। अभी तो मिड दे लिया आप लोगों ने। ठीक है। अब 1000 पर मंथ फ़ी बेटे मैंने इसलिए नॉमिनल से रखी। एक स्टूडेंट कहते सर मजाक कर रहे हैं ये फ़ीस, और मैंने कहा बेटे मुफ्त की तो दवाई भी असर नहीं करती। ठीक है। तो मैंने कहा कि 1000 रुपये के अंदर आप एक मैथ पढ़ो, 2 मैथ पढ़ो, 10 पढ़ो, यानी वो पूरी एकेडमी की 1000 फीस है मैथ स्टैट इकनॉमिक्स फिज़िक्स के लिए, ये मतलब है उसका पर मंथ। ठीक है। यानी 2 माह के अंदर 2000 फीस है किसकी, आपकी हर बुक के 22 लेक्चर की, जो मैं पढ़ा रहा हूँ, सारे नहीं, 4 सब्जेक्ट पढ़ाता हूँ। अब आपने 22 लेक्चर जो है 2 माह में पढ़ने, यानी हफ्ते में 3 लेक्चर्स, 3 दिन क्लास होती है हर सब्जेक्ट। या आपने 1 महीने में पढ़ने, वो आपकी मर्ज़ी है, चाहे आपने 2 हफ्ते में पढ़ने, चाहे 1 हफ्ते में पढ़ने। ठीक है। मैं चाहे 1 दिन में पढ़ना है आपने पेपर से 1 घंटा पहले भी जो बच्चा आता है मैं उसको यही फाइल्स करवाता हूँ, और वो इंशाल्लाह कामयाब होता है। गॉड ब्लेस यू।